नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है इंडियाज़ लार्जेस्ट रनिंग प्लेटफॉर्म अकेडमी में। मैं शिवम अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टाइम है और आप जान रहे हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट 7 साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। तो इस यूनिट में एक ऐसा टॉपिक एमपीपीएससी ने आपको दिया हुआ है जो बार बार, अनेक बार, कई कई बार, हर हर बार, लगातार और कई वर्षों से पूछा जा रहा है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा, है ना। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 7 के एक ऐसे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसमें प्यारे साथियों बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो है ह्यूमन डिजीज़, जो है ह्यूमन डिजीज़, है ना। तो ह्यूमन डिजीज़ वाले टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस सेशन में हम प्यारे साथियों ह्यूमन डिजीज़ को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट मैराथन हमने रखी है यूनिट डिजीज़ वाले टॉपिक की, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमारे क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि डिजीज़ किसे कहते हैं, बीमारी किसे कहते हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि डिजीज़ किसे कहा जाता है। तो ये आपकी बॉडी है, आप जान रहे हैं ये आपकी बॉडी है। तो हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की असामान्यता, हमारे शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की असामान्यता जो हमारी बॉडी पर नकारात्मक प्रभाव डाले, उसे हम डिजीज़ कहते हैं। एनी एबनॉर्मलिटी विच कैन नेगेटिवली अफेक्ट्स आवर बॉडी इज नोन एज डिजीज़। तो ध्यान रखिएगा, बीमार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल शारीरिक रूप से बीमार है, व्यक्ति मेंटल रूप से भी बीमार हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी असामान्यता, ऐसी एबनॉर्मलिटी जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को अफेक्ट कर दे, उसे हम कहते हैं, क्या बताओ, बीमारी कहते हैं। और किसी भी बीमारी को पहचानना, किसी भी बीमारी और उसके कारणों को पहचानना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। सो डायग्नोसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस, इट्स कॉज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो किसी भी बीमारी को पहचानना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। तो उम्मीद है कि डिजीज और डायग्नोसिस, इन दोनों शब्दों में आपको अंतर समझ आ गया होगा कि इन दोनों शब्द में क्या अंतर है। डिजीज और डायग्नोसिस, इन दोनों शब्द में क्या अंतर है, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक और शब्द है जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वो है पैथोजन। तो एक और शब्द है जो आपको समझना होगा, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या बताओ, पैथोजन है। तो पैथोजन की भी चर्चा करते हैं आपके साथ कि सर ये पैथोजन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं आपके साथ। तो देखो यार, सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। अगर अब हम चर्चा करें तो अगर हम बीमारी के कारणों का चर्चा करें, बीमारी के कारण, है ना। तो अगर हम बीमारी के कारणों पर चर्चा करें तो जितनी भी संक्रमित बीमारियां होती हैं, संक्रमित बीमारियों के कारण क्या होते हैं बताओ, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित बीमारियां होती हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। मतलब ऐसे जीवाणु, ऐसे कवक, ऐसे प्रोटोजोआ, ऐसे वायरस जो हमें बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। सो पैथोजन कुछ नहीं होता है, पैथोजन माइक्रोब्स होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को पैथोजन कहा जाता है जो हमें बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, आपको एक बात ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न नहीं करते हैं। जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजन या तो वायरस हो सकता है, या बैक्टीरिया हो सकता है, या प्रोटोजोआ हो सकता है, या फंगस हो सकता है। सो पैथोजन कैन बी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस ऑल्सो। बस पर पैथोजन जो होता है वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। अब बीमारी की चर्चा करें कि बीमारियां होती कितने प्रकार की हैं। तो बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्म से पाई जाती है हमारे शरीर में, इन्हें हम कॉन्जेनाइटल डिजीज या जेनेटिक डिजीज कहते हैं, आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, जो जब हमारा जन्म हुआ तब तो हमारे शरीर में नहीं थी, लेकिन जन्म के बाद हमारे शरीर में आ गई। तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं, ऐसी बीमारियों को हम कह देते हैं प्यारे साथियों एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। अब उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा संक्रमित रोग जो कि फैलती हैं, जिसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो पर्सन टू पर्सन और इन्वायरमेंट टू पर्सन फैल सकती हैं।
दूसरी होती हैं असंक्रमित बीमारियां, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। इस पूरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ से क्वेश्चन हर बार, आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, आप मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, हर वर्ष यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जब यहाँ से आपको प्रश्न देखने को ना मिले, हमेशा से यहाँ से क्वेश्चन बनता रहा है, बनता रहेगा। सो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज में हमें 3-4 प्रकार की पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर चर्चा करनी पड़ती है। कौन कौन से पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर हम चर्चा करते हैं एक बार देखेंगे आपके साथ। तो संक्रमित रोग में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, आइए आपके साथ चर्चा करते हैं। तो संक्रमित बीमारियों में हमें आपके साथ देखनी है कि कौन कौन सी बीमारी हैं जो वायरस द्वारा होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा होती है, कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो प्रोटोजोआ द्वारा होती हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो फंगस के द्वारा होती हैं, है ना। तो ये हमें देखनी है। वायरल डिजीज देखना है, बैक्टीरियल डिजीज देखना है, प्रोटोजोअल डिजीज देखना है और फंगल डिजीज देखना है ना। सो एक एक करके इनको देखना चालू करते हैं। सबसे पहले आपके साथ चर्चा करते हैं वायरल डिजीज पर। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हमें वायरल डिजीज पर चर्चा करनी है तो वायरल डिजीज़ को पढ़ने से पहले हमें वायरस के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए कि ये वायरस क्या होता है। जब हम वायरस को समझेंगे तभी हमें वायरल डिजीज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। सो वायरस जो होता है ये एक कोश की जो होता है। वायरस इज़ अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। ये क्या होता है, ये वायरस जो होता है अकोश की जीव होता है। वायरस जो होता है नॉन सेलुलर होता है। एकमात्र ऐसा जीव है जिसके शरीर में कोशिका नहीं पाई जाती। एकमात्र ऐसा जीव है जिसके शरीर में सेल नहीं होती है ना। उसे अपन क्या कहते हैं, वायरस। वायरस जो होता है ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि सेल थ्योरी कहती है कि दुनिया के जितने भी सजीव हैं सबके सब कोशिका से बने हैं, लेकिन हमारा वायरस कोशिका से नहीं बना है। सो वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ आवर सेल थ्योरी। वायरस हमारे कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, क्योंकि ये कोशिका से नहीं बना है। इसकी संरचना क्रिस्टलाइन होती है। इसकी संरचना क्रिस्टलाइन मतलब कि रवेदार होती है ना। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। वायरस की खोज किसने की, इससे अनेक बार क्वेश्चन बन चुका है। तो वायरस की खोज की इवानोवास्की ने। तो इवानोवास्की ने वायरस को खोजा था। इवानोवास्की ने वायरस को खोजा था। कहाँ खोजा था इवानोवास्की ने? तंबाकू के पौधे में, टोबैको प्लांट्स में, तंबाकू के पौधे में इवानोवास्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, सो द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और इवानोवास्की को अपन वायरोलॉजी का फादर कहते हैं, क्योंकि इवानोवास्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। आइए अब वायरस द्वारा होने वाली बीमारी को पढ़ने से पहले वायरस के प्रकार पढ़ लेते हैं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो वायरस बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जिसे अपन कहते हैं प्लांट वायरस, सेकंड जो होता है जिसे अपन कहते हैं एनिमल वायरस, थर्ड जो होता है जिसे अपन कहते हैं बैक्टीरियोफेज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमपीपीएससी में कई बार आ चुका है, फोर्थ जिसे हम कहते हैं माइकोफेज। तो ये 4 प्रकार के वायरस हमारे होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज और माइकोफेज। सर प्लांट वायरस किसे कहा जाता है? ऐसे वायरस जो प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वायरस जो पेड़ पौधों को संक्रमित कर देते हैं, उन्हें अपन प्लांट वायरस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जो प्लांट वायरस होता है ये हमेशा आरएनए वायरस होता है। प्लांट वायरस इज ऑलवेज अ आरएनए वायरस। प्लांट वायरस हमेशा एक आरएनए वायरस होता है। और ऐसे वायरस जो प्लांट को अफेक्ट कर सकते हैं, पेड़ पौधों को प्रभावित कर सकते हैं, उसे अपन प्लांट वायरस कहते हैं। दूसरा एनिमल वायरस, जो जीव जंतुओं को प्रभावित कर दें। ऐसे वायरस जो एनिमल्स को अफेक्ट कर सकते हैं उन्हें अपन कहते हैं एनिमल वायरस कहते हैं। अब एनिमल वायरस या तो आरएनए वायरस होगा या डीएनए। एनिमल वायरस के शरीर में ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं पाई जाएंगी। वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों जेनेटिक मटेरियल वायरस में नहीं पाए जाते। वायरस में जेनेटिक मटेरियल के तौर पर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरस में दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी कि उसमें आरएनए भी मिल गया, डीएनए भी मिल गया। इसलिए जो एनिमल वायरस होते हैं, अगर वो या तो आरएनए वायरस होगा या वो डीएनए वायरस होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि
चार ऑप्शन देता है, कौन कौन से आरएनए वायरस हैं, आरएनए वायरस के नाम बताओ। तो आरएनए वायरस से जो बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आरएनए वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों की वैक्सीन बनाना डिफिकल्ट होता है। तो जैसे कि हमारा कोरोना वायरस था, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कोरोना ने आप जान रहे हो कितने 3-4 साल हमें प्रभावित किया है। ठीक है, निपाह वायरस हो गया, रीनो वायरस जिससे सामान्य जुकाम हो जाता है आपको, मम्स वायरस जिससे आप जानते हैं कि मम्स हो जाता है आपको, इन्फ्लुएंजा जिससे तमाम प्रकार के जुकाम हो जाते हैं आपको, रेबीज वायरस हुआ, जीका वायरस हुआ, डेंगू वायरस हुआ, ये सब के सब आरएनए वायरस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर हम डीएनए वायरस की चर्चा करें तो जैसे कि हर्पीज वायरस हुआ, जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस हुआ, जैसे कि एडिनो वायरस हुआ, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस हुआ, ये सब के सब हमारे डीएनए वायरस होते हैं। ये सब के सब हमारे डीएनए वायरस होते हैं। अब चर्चा करते हैं आपके साथ बैक्टीरियोफेज की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जब बैक्टीरियोफेज पूछा जाता है बैक्टीरियोफेज क्या है, तो अधिकांश स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का जीवाणु होगा। ना 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 ना, बैक्टीरियोफेज जीवाणु नहीं है, उसके नाम में भले ही बैक्टीरिया आ रहा है, लेकिन बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है। ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज हम कहते हैं, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं जो जीवाणु को संक्रमित कर सकता है। ऐसे वायरस, दोज वायरस विच कैन मेक इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर सकता है। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज कर देने वाले वायरस को अपन कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और माइकोफेज क्या होता है? माइकोफेज, माइको जो शब्द है ये कवक से बना है, कवक से। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कवक को प्रभावित कर सकते हैं। तो कवक को जो वायरस प्रभावित कर दे उसे कहते हैं माइकोफेज, और जो जीवाणु को प्रभावित कर दे, जो जीवाणु को प्रभावित करे, जो जीवाणु को प्रभावित कर दे, जीवाणु को संक्रमित कर दे, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये तो आपका हो गया वायरस का इंट्रोडक्शन। क्योंकि हमें वायरल डिजीज पढ़ना था तो वायरस का इंट्रोडक्शन देखना जरूरी था। लेट्स मूव, तो आगे चलते हैं आपके साथ। अब हम देखेंगे वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां। तो वायरस द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के माध्यम से आप वायरल डिजीज को याद रख सकते हैं। ट्रिक है, ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गल पर छापो। ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गल पर छापो। तो देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है आपके पेपर में कि वो 4 ऑप्शन में 4 बीमारियों के नाम लिखता है, 4 ऑप्शन में 4 बीमारियों के नाम लिखता है और आपसे पूछता है कि एक काम करो, 4 ऑप्शन में 4 बीमारियों के नाम लिखता है और आपसे कहता है एक काम करो, इसमें से बताओ कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है, कौन सी जीवाणु द्वारा होती है, कौन सी कवक द्वारा होती है, कौन सी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। ये पूछता है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, आइए देखते हैं आपके साथ। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है आपके साथ चर्चा करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको आंसर कैसे करना है, देखिए जरा ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी को याद कर लेंगे, बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी को, कवक द्वारा होने वाली बीमारी को। तो इन बीमारियों को याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन बीमारियों को याद रखने की ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पर ए का मतलब है एड्स। ए का मतलब क्या बताओ, एड्स है। एड्स जो होता है वायरस द्वारा होता है। यहाँ चाचा जो है ना, चाचा, चाचा का मतलब यहाँ पर क्या है बताओ, चेचक है। चाचा का मतलब यहाँ पर चेचक है। तो चेचक जो होती है ये भी वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। चेचक जो होती है ये भी हमारी वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। यहाँ जो इन्हें है, इन्हें का जो इन्हें ना, देखो इससे 2 बीमारी छुपी हुई है, इसमें 2 बीमारी छुपी हुई, एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 बीमारी छुपी हुई है। एक तो छुपा हुआ है, इनसे बनेगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बन जाएगा। हाँ से बन जाएगा हर्पीस, मत से बन जाएगा मेनिंजाइटिस, मत से बन जाएगा मेनिंजाइटिस। मत से बन जाएगा मेनिंजाइटिस। ठीक है,
डाटो से बन जाएगा डेंगू। खसरा का जो खा है, खा से बन जाएगा खसरा, मीजल्स। रे से बन जाएगा रेबीज। गाल से बन जाएगा गलसुआ, मम्स। पर से बन जाएगा पीलिया। छा से बन जाएगा छोटी माता। और पो से बन जाएगा पोलियो। और कोरोना तो आप सभी जानते ही हो कि कोरोना वायरस से ही होती है। तो कोरोना के बारे में तो सबको जानकारी है कि कोरोना वायरस से ही होती है। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपके साथ एड्स को, फिर पढ़ेंगे चेचक को, इन्फ्लुएंजा को, हर्पीस को, मेनिंजाइटिस को, डेंगू को, खसरा को, रेबीज को, गलसुआ को, पीलिया को, छोटी माता को और पोलियो को। एक एक करके इन सभी बीमारियों को हमें पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट फॉर लेट्स क्रैक इट। तो आपको पहले मैं समराइज पर तौर पे पढ़ा दे रहा हूँ। पहले समराइज्ड भी मैं इनको पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इन पर डिटेल डिस्कशन करूँगा। एड्स की चर्चा करें तो एड्स होती है एचआईवी वायरस के कारण, ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। चेचक होती है वेरिओला वायरस से, ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस से, है ना, इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं भी देखेंगे, और ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। हर्पीस होता है हर्पीस वायरस से। मेनिंजाइटिस जो है वायरस के अलावा जीवाणु से भी हो सकती है, कवक से भी हो सकती है और बैक्टीरिया से भी हो सकती है। जीवाणु, कवक और वायरस से भी हो सकती है। और इसी बात का जीवाणु से भी हो सकती है, कवक से भी हो सकती है और वायरस से भी हो सकती है। यूपीएससी और बहुत विभिन्न प्रकार के पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या मेनिंजाइटिस केवल वायरस से होती है, तो उत्तर है नहीं। मेनिंजाइटिस वायरस से तो होती ही है, वायरस के अलावा कवक और जीवाणु से भी हो सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पर खुला छोड़ दिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मेनिंजाइटिस में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। डेंगू की चर्चा करें तो डेंगू अरबो वायरस से होती है। डेंगू में हमारे प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, जोड़ों में दर्द होता है। खसरा जो होता है मोरबली वायरस होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, अधिकतर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेबीज की चर्चा करें तो रेबीज रेप्टो वायरस होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। गलसुआ की चर्चा करें, गलसुआ मम से होता है। यहाँ पर जो है अब ध्यान रखिएगा पैरोटिड ग्रंथि, इसको सुधारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पैरोटिड, पैरोटिड, पैरोटिड। तो जो होता है इससे पैरोटिड ग्रंथि से होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मम्स होता है ये पैरोटिड, इसमें पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोथायरॉइड नहीं पैरोटिड ग्रंथि। सुधार लेंगे जरा, सुधार करेंगे। पीलिया जो होता है हेपेटाइटिस वायरस होता है, इसमें लीवर प्रभावित होता है। छोटी माता वेरीसेला वायरस होता है, संपूर्ण शरीर पर खूब फुंसियाँ देखने को मिलती है। पीलिया जो होता है पोलियो जो होता है, पोलियो वायरस होता है, इसमें नाड़ी संस्थान प्रभावित हो जाता है, नर्व्स प्रभावित हो जाती हैं, इसमें नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। अब इन पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एड्स को। तो सबसे पहले एड्स की चर्चा करते हैं आपके पास कि एड्स कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया। अब एड्स होती किस वायरस के कारण है? तो एड्स एक वायरल डिजीज़ है जो होती है आपकी एचआईवी वायरस से। और एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा। तो एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एचआईवी वायरस का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप देखें अपन तो एड्स जो होता है, एड्स हमारे टी लिम्फोसाइट को ख़त्म करता है। टी लिम्फोसाइट जो होती है हमारी बॉडी की फाइटर सेल मानी जाती है। फाइटर सेल मतलब कि ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जो कोशिका हमें इम्यूनिटी दे रही है, एड्स का वायरस मतलब एचआईवी वायरस उसी कोशिका को मार देगा। तो आप स्वयं बताओ कि अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगी तो क्या हमारे शरीर में इम्यूनिटी बचेगी? नहीं सर। इसलिए एड्स में जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है। एड्स का जो मरीज होता है उसके शरीर से रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होने लगती है बताओ? घटने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है, ठीक है। तो इसमें जो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। ये इसे अपन कहते हैं एड्स जो होता है इसमें टी लिम्फोसाइट प्रभावित हो जाते हैं।
अब एड्स कैसे हो सकता है, तो एड्स का जो वायरस है ट्रांसमिट कैसे हो सकता है, तो एड्स जो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप, है ना। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपन ने यौन संबंध बनाया जिसको पहले से एड्स है, तो अगर एड्स प्रभावित व्यक्ति के साथ अनप्रोटेक्टेड विदाउट एनी कॉन्डोम्स वगैरह विदाउट एनी प्रोटेक्शन अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उस व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति में भी एड्स के वायरस आ सकते हैं। दूसरा, इन्फेक्टेड ब्लड, अगर एड्स प्रभावित व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति में भी, उस सामान्य व्यक्ति में भी एड्स के वायरस आ सकते हैं, आ जाएंगे। तीसरा, इन्फेक्टेड निडल्स, अगर एड्स प्रभावित व्यक्ति के शरीर में जो सुई लगाई गई है उसी सुई का प्रयोग सामान्य व्यक्ति के शरीर में किया जाए तो सुई की नोक के द्वारा भी एड्स के वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं। तीसरा, माता के प्लेसेंटा से, अगर कोई महिला गर्भवती है और वो गर्भ धारण करती है, अगर एड्स प्रभावित महिला गर्भवती है, एड्स प्रभावित महिला यदि गर्भ धारण करती है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई एड्स प्रभावित महिला गर्भ धारण करती है और यदि समय से ही पता लग जाए तो मेडिसिनल क्योर के थ्रू उसके बच्चे को एड्स होने से बचाया जा सकता है, भले ही माँ एड्स प्रभावित क्यों ना हो। इसलिए जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करती है, जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करती है तो तुरंत फर्स्ट मंथ में ही उस महिला का एड्स का टेस्ट करा लिया जाता है ताकि बच्चे को एड्स से बचाया जा सके और उस महिला को बेहतर से बेहतर क्योर किया जा सके, बेहतर तरीके से क्योर किया जा सके। तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि एड्स को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो एड्स को पहचानने के लिए एक तो टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, एलिसा। एड्स को डायग्नोसिस करने के लिए एक तो एलिसा टेस्ट होता है आपके सामने। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि आपसे कई बार एलिसा का फुल फॉर्म पूछ लेता, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एलिसा का फुल फॉर्म होता है। तो 2 टेस्ट है। एलिसा टेस्ट का नाम तो सभी ने सुना होगा। एड्स को पहचानने के लिए एक और टेस्ट होता है जिसे अपन कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट का नाम भी ध्यान रखिएगा और इस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का नाम भी ध्यान रखिएगा। अब आजकल एलिसा टेस्ट नहीं पूछेगा आपसे, अब वो आपसे वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट पूछेगा। तो एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इन दोनों टेस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। ये दोनों एड्स की पहचान करने के लिए किए जाते हैं। एड्स इतनी खतरनाक बीमारी है कि कोई भी देश इससे अछूता नहीं रह पाया है। विश्व के बहुत सारे देशों में इस बीमारी के बहुत सारे मरीज पाए जाते हैं। तो ये एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का भी ट्रीटमेंट भी नहीं है, बस मेडिसिनल क्योर किया जाता है इसमें, है ना। इलाज भी संभव नहीं है इसका भी। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी से क्या है बताओ का इलाज है, ये मान सकते हो। बचाव ही इस बीमारी का इलाज है कि अगर आप इस बीमारी से बचे रहेंगे, अगर आपको जागरूकता है, अगर आपको अवेयरनेस है कि किन कारणों से एड्स हो सकता है, तो आप उससे बच सकते हैं। तो एड्स के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो बीमारी है जिसे अपन कहते हैं स्मॉल पॉक्स, ये भी एक वायरल डिजीज है। सो स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, ये भी एक वायरल डिजीज है जो वेरिओला वायरस से होती है। सो इट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वेरिओला वायरस, ये भी वेरिओला वायरस से होती है। और इसमें भी पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। इस बीमारी में भी पूरी बॉडी जो होती है अफेक्टेड हो जाती है, पूरा शरीर इस बीमारी में प्रभावित हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, एक तो क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, तो वेरिओला वायरस से होता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, ये स्मॉल पॉक्स का पेशेंट आप देख रहे हो, पूरे शरीर में छोटी छोटी सी दर्दनाक और खतरनाक फुंसी आ जाती हैं। पूरे शरीर में छोटी छोटी सी दर्दनाक व खतरनाक फुंसी आ जाती हैं जो बहुत दर्द देते हैं, ब्लिस्टर्स निकल आते हैं इसमें, चेचक में, जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। एक समय पे विश्व में बहुत कोहराम मचाया है चेचक ने भी, है ना। लेकिन वर्तमान में चर्चा की जाए तो वर्तमान में हम इस बीमारी से टीकाकरण द्वारा बच सकते हैं। तो थ्रू वैक्सीनेशन हम क्या करते हैं, इस बीमारी से प्रोटेक्शन पा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के द्वारा इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। अब आपसे प्रश्न बनता है कि इस बीमारी का टीका किसने बनाया था, तो इस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
चेचक का जो टीका बनाया था वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसलिए एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, इसलिए एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। दैट्स वाई एडवर्ड जेनर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब चेचक का उन्मूलन भारत से हो चुका है। 3 बीमारियां ऐसी हैं जो भारत से उन्मूलित हो चुकी हैं। उन्मूलित होने का मतलब होता है एरेडिकेटेड हो चुकी हैं। एरेडिकेटेड मतलब कि समाप्त हो गई हैं, जिनमें से एक है स्मॉल पॉक्स। 1977 में स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक के लिए भारत को 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। सन 2000 में भारत को गिनी वॉर्म, एक बीमारी होती है, गिनी वॉर्म से मुक्त घोषित किया गया। और 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो भारत से समाप्त हो चुकी हैं। अगली बीमारी जो है वायरस द्वारा होने वाली अगली बीमारी है जिसे आप कहेंगे इन्फ्लुएंजा। तो वायरस द्वारा होने वाली अगली बीमारी है जिसे हम कहेंगे क्या बताओ? इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा की चर्चा करते हैं आपके साथ, ठीक है। आइए आपके साथ इन्फ्लुएंजा की चर्चा करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, जो हमारे श्वसन तंत्र को, श्वसन मार्ग को क्या करती है? प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंजा जो होती है मिक्सो वायरस से होती है। इन्फ्लुएंजा का मेन कॉज होता है कि इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है ये मिक्सो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी होती है। अब मिक्सो वायरस क्या होता है? मिक्सो वायरस क्या होते हैं? मिक्सो वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, जैसे कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, है ना। तो इन्फ्लुएंजा कई प्रकार का होता है। अगर आप इन्फ्लुएंजा देखोगे तो इसी के नाम में एक शब्द आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा होगा, फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा को कॉमन लैंग्वेज में हम फ्लू भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा इन कॉमन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज फ्लू। इन्फ्लुएंजा इन कॉमन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज फ्लू। तो इसे हम क्या भी कहते हैं बताओ? फ्लू भी कहते हैं। इसे फ्लू भी कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, ये सारे फ्लू आपने सुने होंगे, है ना। तो इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी कहते हैं। अब इन्फ्लुएंजा मतलब कि फ्लू कई प्रकार का होता है। इन्फ्लुएंजा मतलब कि फ्लू कई प्रकार का होता है। पहला होता है बर्ड फ्लू, दूसरा होता है हमारा स्वाइन फ्लू, तीसरा होता है एशियन फ्लू और चौथा होता है हांगकांग फ्लू। बर्ड फ्लू जो होता है ये H5N1 वायरस द्वारा होता है और 2005 में ये महामारी बना, 2005 में ये देखा गया बर्ड फ्लू, है ना। तो बर्ड फ्लू जो होता है ये H5N1 वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि H5N1 वायरस से कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पर H5 और N1, H का मतलब यहाँ पर ह्यूमाग्लूटिनिन है और N का मतलब न्यूरामिनिडेस है ना। H मतलब हीमाग्लूटिनिन और N मतलब न्यूरामिनिडेस। ये दोनों एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। दीज बोथ आर टाइप ऑफ प्रोटीन, दीज बोथ आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये दोनों एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं और इनकी अलग अलग संरचनाओं के कारण अलग अलग प्रकार के फ्लू देखने को मिलते हैं। H5N1 वायरस से देखने को मिलता है बर्ड फ्लू। अगर हम स्वाइन फ्लू की चर्चा कर रहे हैं तो इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से भी आप जानते होंगे, आपने इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना होगा। तो स्वाइन फ्लू को हम स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं और 1919 में ये स्वाइन फ्लू देखा गया था। इसलिए लोगों ने ऐसी कहावत बना ली कि हर 20 साल बाद महामारी आती है, क्योंकि 1919 में स्वाइन फ्लू आया था और 2019 में कोरोना आया था। तो लोगों ने ऐसी मानसिकता बनाई कि हर 100 साल में एक बार महामारी आती है। स्वाइन फ्लू होती है H1N1 वायरस से, जो कि बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू होता है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं एशियन फ्लू। एशियन फ्लू जो होता है ये H2N2 वायरस के कारण होता है। ये 1957 में डिटेक्ट किया गया था, 1957 में इसके केसेस देखे गए थे। एक और होता है जिसे अपन कहते हैं हांगकांग फ्लू। हांगकांग फ्लू के कुछ केसेस वर्ष 2023 में देखे गए हैं, इसलिए करंट अफेयर्स का मुद्दा रहा है हांगकांग फ्लू। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये इससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होगी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का मुद्दा रहा है। तो हांगकांग फ्लू की चर्चा करें तो ये हांगकांग फ्लू जो है प्यारे साथियों, ये आप जानते हैं कि H3N2 वायरस के कारण होता है। हांगकांग फ्लू जो होता है H3N2 वायरस के कारण होता है, ठीक है। आ जाइएगा, तो ये डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लुएंजा थे और इन्फ्लुएंजा को कॉमन लैंग्वेज में फ्लू भी कहा जाता है। सो इन्फ्लुएंजा इन कॉमन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज फ्लू। अब आगे चलते हैं, आपके साथ अगली बीमारी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट डिजीज देखेंगे आपके साथ।
तो अगली बीमारी है आपके साथ हर्पीस। हर्पीस की चर्चा करते हैं। तो हर्पीस जो बीमारी होती है, इट इज़ अ ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज़। ये भी एक प्रकार की विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। हर्पीस जो बीमारी होती है ये हर्पीस सिंपल वायरस से होती है। तो वायरस के नाम पर ही बीमारी का नाम दिया गया है। हर्पीस सिंपल वायरस से क्या होती है, हमारी हर्पीस बीमारी होती है। इस हर्पीस बीमारी में ना पूरे शरीर में पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मतलब कि दर्दनाक फुंसियाँ हो जाती हैं जो काफ़ी जलन देती हैं। और ये हमारे जेनाइटल ऑर्गन से या हमारे ओरल ऑर्गन से, ओरल एक होता है ओरल हर्पीस और एक होता है जेनाइटल हर्पीस। ये या तो मुख के आसपास से निकलना शुरू होती हैं या फिर ये गुप्तांगों के आसपास से निकलना शुरू होती हैं और इसमें दर्दनाक फुंसियाँ हो जाती हैं। किसमें बताओ, हर्पीस में पेनफुल ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। हर्पीस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हर्पीस सिंपल वायरस 1 और एक होता है हर्पीस सिंपल वायरस 2। हर्पीस सिंपल वायरस से ओरल हर्पीस देखा जाता है जिसमें माउथ के आसपास आपको ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। और हर्पीस सिंपल वायरस 2 जो होता है इससे जेनाइटल हर्पीस होता है जिसमें गुप्तांगों के आसपास आपको फुंसियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, गुप्तांगों के आसपास आपको फुंसियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर्पीस सिंपल वायरस 1 से जेनाइटल हर्पीस भी हो सकता है और हर्पीस सिंपल वायरस 2 से ओरल हर्पीस भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल मतलब कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि हर्पीस सिंपल वायरस 1 से ओरल हर्पीस होता है और हर्पीस सिंपल वायरस 2 से जेनाइटल हर्पीस होता है। अगली जो बीमारी है जिसे अपन कहते हैं मेनिंजाइटिस। यूपीएससी ने इस बात का फ़ायदा उठा के क्वेश्चन पूछा था कि मेनिंजाइटिस जीवाणु द्वारा तो होती, विषाणु द्वारा तो होती है, विषाणु के अलावा जीवाणु और कवक से भी हो सकती है। अब बच्चे इस बात को डेप्थ में पढ़ के नहीं जाते हैं, वो मेनिंजाइटिस के बारे में ये पढ़ के जाते हैं कि मेनिंजाइटिस केवल वायरस द्वारा होती होगी। तो यूपीएससी ने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा, क्या मेनिंजाइटिस बीमारी विषाणु के अलावा जीवाणु और कवक से भी हो सकती है? तो अगर डिटेल में नहीं पढ़ के जाओगे तो इस स्टेटमेंट को गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना है कि जो मेनिंजाइटिस है ना, ये जीवाणु और कवक दोनों द्वारा हो सकती है। और इस बीमारी में जो हमारा ब्रेन होता है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर कुछ झिल्लियाँ पाई जाती हैं और इन झिल्लियों को हम कहते हैं मेनिंजेस। और मेनिंजेस में सूजन आ जाने से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, जो कि वायरस द्वारा तो हो ही सकती है, लेकिन हमारी मस्तिष्क की झिल्ली मतलब मेनिंजेस में जो सूजन है ना, वो वायरस द्वारा तो आ ही सकती है, साथ ही साथ जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा भी आ सकती है। सो मेनिंजेस जो होता है जीवाणु और कवक द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अगली जो वायरल बीमारी है, विषाणु द्वारा होने वाली अगली जो बीमारी है वो है डेंगू फीवर। डेंगू के बारे में ध्यान से सुनिएगा। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि डेंगू का कारक क्या है। बच्चा आंसर लगा के आता है मच्छर। बच्चा आंसर लगा देता है मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। भैया डेंगू का कारक मच्छर नहीं है, मच्छर डेंगू का वाहक है। यहाँ पर दो शब्द आपको जानना जरूरी है। एक शब्द होता है कॉज, है ना, और एक होता है वेक्टर। ठीक है, एक होता है कॉज और एक होता है क्या बताओ, वेक्टर। तो डेंगू का कॉज मतलब कारक क्या है, कारक होता है जिससे वो बीमारी होती है। तो डेंगू का कारक एक प्रकार का वायरस है और इस वायरस का नाम होता है अर्बो वायरस। तो डेंगू अर्बो वायरस से होने वाली बीमारी है। लेकिन डेंगू का वाहक क्या है, डेंगू फैलती कैसे है? तो डेंगू का वाहक होता है मच्छर, एडिस इजिप्टी और एल्बोपिक्टस मच्छर। जनरली बच्चों ने एडिस इजिप्टी मच्छर के बारे में ही पढ़ा होता है, लेकिन एल्बोपिक्टस मच्छर भी डेंगू के वायरस को लेकर चल सकता है, जो आप नहीं पढ़ के जाते हैं, फिर पेपर में क्वेश्चन मिलता है। तो एडिस इजिप्टी मच्छर और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर, ये दोनों मच्छर जो होते हैं, एडिस इजिप्टी मच्छर और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर, ये दोनों मच्छर जो होते हैं ये डेंगू के क्या होते हैं, वाहक होते हैं।
और डेंगू का कारक होता है अर्बोवायरस। ये जो बीमारी होती है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान अधिक होता है, जहाँ मच्छर पैदा होते हैं, वहाँ देखी जाती है। अगर हम चर्चा करें तो डेंगू बीमारी में ना प्लेटलेट्स जो होते हैं, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। डेंगू बीमारी में ना प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। डेंगू जो बीमारी होती है इसमें शरीर में होने वाले प्लेटलेट्स घट जाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है जोड़ों में। इसलिए इस बीमारी को जो है प्यारे बच्चों हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, ब्रेक बोन फीवर भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात एक ये है, यहीं पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर जो होता है ना, इसे हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। इसे टाइगर मच्छर क्यों कहा जाता है? इसे टाइगर मच्छर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ साथ चिकनगुनिया को भी लेकर चल सकता है, पीत ज्वर मतलब कि येलो फीवर को भी कैरी कर सकता है, और डेंगू को भी कैरी कर सकता है। तो ये कई बीमारियों का वाहक है, मतलब ये टाइगर है अपने आप में। तो इसलिए इस मच्छर को हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइगर मॉस्किटो, इसलिए इसे हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इस मच्छर को टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं आपके साथ, ठीक है, आ जाओ। अगली जो बीमारी आपकी है, अगली डेंगू के बाद अगली जो बीमारी हमें देखनी है वो है मीजल्स। मीजल्स मतलब कि इसे हिंदी में कहते हैं खसरा। जनरली इस बीमारी से जो है ना बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो बच्चों में होने वाला एक गंभीर विषाणु जनित संक्रमण है। तो पहला क्वेश्चन जो मीजल्स से बनता है कि ये होती किसके कारण है, तो पहला क्वेश्चन जो मीजल्स से बनता है, तो ध्यान रखिएगा, मीजल्स जो होती है एक प्रकार की वायरल डिजीज है, एक प्रकार की विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। दूसरा, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है, ये मोरबिली वायरस से होता है। कौन से वायरस होता है? मोरबिली वायरस से होता है। लेकिन MMR के टीका द्वारा इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसे ट्राई वेरिएंट वैक्सीन कहते हैं, ट्राई वेरिएंट वैक्सीन कहते हैं। 3 बीमारियों का एक साथ टीका है। जो MMR टीका है ये आपको मीजल्स से बचाएगा, मम से बचाएगा, रोबेला से बचाएगा। 3 बीमारियों से बचाता है ये टीका आपको, है ना। बस इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपको। अगला है आपका रेबीज वायरस, रेबीज डिजीज़। तो रेबीज के बारे में ध्यान रखिएगा, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। अच्छा, इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं? इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेबीज बीमारी का जो रोगी होता है, रोगी, इसे जल से डर लगता है, इसे पानी से भय लगता है। इसलिए कई बार पूछा जा चुका है कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होती है, तो हाइड्रोफोबिया एक वायरस के कारण होती है, और उस वायरस का नाम ही क्या है बताओ? रेप्टो वायरस है, या इस वायरस को अपन रेबीज वायरस भी कह सकते हैं। रेप्टो वायरस या रेबीज वायरस बात एक ही है। तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, और ये होती है रेबीज वायरस से ही। लेकिन फैलती कैसे है? फैलती है कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से। तो कुत्ता और बिल्ली आदि के बाइट से फैलती है ये, है ना। इस बीमारी से बचाव हेतु हमारे पास 2 टीके हैं। एक हमारा स्वदेशी टीका है, और हमारे स्वदेशी टीके को हमने रेबीपुर नाम दिया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रेबीपुर क्या है, तो ये मत समझने लगना कि मिर्ज़ापुर की तरह रेबीपुर एक शहर है। रेबीपुर हमारा स्वदेशी वैक्सीन है रेबीज डिजीज़ के लिए। दूसरा जो टीका रेबीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं HDCV, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन जो होती है ये रेबीज से बचाव के लिए लगाई जाती है। तो पहला प्रश्न बनता है रेबीज किससे होता है? अपना उत्तर है वायरस से। दूसरा प्रश्न बनता है रेबीज को अन्य किस नाम से जानते हैं? अपना उत्तर है हाइड्रोफोबिया। तीसरा उत्तर है रेबीज किसके काटने से फैलती है? अपना उत्तर है कुत्ते बिल्ली के। चौथा ऑप्शन है रेबीज के लिए कौन सी वैक्सीन है? अपना उत्तर है रेबीपुर और HDCV। HDCV का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। अगली जो बीमारी है जिसे हम कहते हैं मम्स। तो देखो यार, हमारे शरीर में पाई जाती है लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि हमारे शरीर में 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी 3 जोड़ी होती है, मैं नाम लिख देता हूँ। एक होती है सबलिंगुअल, दूसरी जो लार ग्रंथि होती है इसे अपन कहते हैं सबमेंडिबुलर, और तीसरी जो लार ग्रंथि होती है जिसे अपन कहते हैं पैरोटिड। तीसरी जो लार ग्रंथि होती है जिसे अपन कहते हैं पैरोटिड। तो पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आने के कारण, क्या होता है, गलसुआ होता है। पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आने के कारण गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो जब पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आती है तो गलसुआ नामक बीमारी होती है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं आपके साथ। तो अगली बीमारी जो है आपके साथ है वो है जॉइंटिस। तो अब आपके साथ जॉइंटिस की चर्चा करते हैं। जॉइंटिस को अपन पीलिया भी कहते हैं, है ना। और जॉइंटिस जो बीमारी होती है ये हेपेटाइटिस वायरस से होती है। जॉइंटिस जो बीमारी होती है ये हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। सो जॉइंटिस जो होता है ये हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, आइए अब इसके बारे में 1-2 पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है जॉइंटिस के बारे में। पहली चीज़ तो ये कि जॉइंटिस जो है कई हेपेटाइटिस वायरस 6 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी, ये 6 प्रकार का होता है। सो हेपेटाइटिस वायरस जो होता है ये 6 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है ये दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। तो आपसे कांस्टेबल वगैरह में, MPPSC वगैरह में, SI वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जॉइंटिस जो बीमारी होती है ये दूषित जल से हो सकती है? क्या ये वाटर बॉर्न डिजीज है? क्या ये कंटामिनेटेड वाटर को पीने से फैलेगी? तो हाँ, तो ये दूषित जल को पीने से फैल सकती है। देखो इसमें क्या होता है, पीलिया नामक बीमारी में हमारा जो लीवर होता है, हमारे लीवर में एक पदार्थ बनता है जैसे अपन कहते हैं बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का यदि आप रंग देखोगे, तो बिलिरुबिन का रंग कैसा होता है, पीला होता है। जिसको हेपेटाइटिस हो जाता है उसमें बिलिरुबिन ज़्यादा बनने लगता है, तो हमारा पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है, इसलिए इस बीमारी को पीलिया कहते हैं। तो इस बीमारी में हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। एक इंजेक्शन आता है जो पेपर में पूछा जाता है कि पीलिया नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा दवाई यूज़ की जाती है, तो गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है पीलिया से बचाव के लिए। पीलिया नामक बीमारी से बचाव के लिए गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगली जो बीमारी जैसे आप कहोगे पोलियो, तो पोलियो बीमारी पोलियो वायरस से होती है और ये भी दूषित जल और दूषित भोजन से फैल सकती है। ध्यान रखिएगा, एक तो आपका हेपेटाइटिस हो गया, एक आपका पोलियो हो गया, ये दूषित जल पीने से फैलती है। ठीक है, और आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टाइफाइड भी दूषित जल को पीने से फैल जाती है। आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, डायरिया भी दूषित जल को पीने से फैल जाती है, डायरिया, है ना। तो पोलियो जो है प्यारे साथियों ये भी दूषित जल को पीने से फैलती है। इसमें मांसपेशियाँ और तंत्रिका तंत्र और नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। पोलियो का बचाव भी पोलियो टीकाकरण द्वारा किया जा सकता है। आप जानते हैं 2 बूंद जिंदगी का जो अभियान चला, पल्स पोलियो अभियान, इसी के कारण भारत जो है आप जानते हैं हमने 2014 में भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। अब हम देखेंगे जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां। तो वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां देखने के बाद अब हम अगली चर्चा करने वाले हैं जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों पर। सो हमारा अगला चर्चा का बिंदु होने वाला है जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां। तो आइए आपके साथ चर्चा करेंगे जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों पर। ठीक है, तो चलिए जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी देखने से पहले हम थोड़ा सा जीवाणु के बारे में जान लेते हैं। जैसे वायरस द्वारा होने वाली बीमारी देखने से पहले हमने वायरस के बारे में जाना था, वैसे ही जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी को पढ़ने से पहले हम जीवाणु के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यार, जीवाणु जो होता है प्यारे साथियों, ये सबसे सरलतम सूक्ष्म जीव है, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव होता है जीवाणु। इवन सबसे छोटी जो कोशिका है दुनिया की वो जीवाणु की ही है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्म। और ये एक कोष की जीव होता है और ये सर्वविद्यमान होता है। तो इसे कॉस्मोपॉलिटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सो बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेलुलर कॉस्मोपॉलिटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसे एक कोष की सूक्ष्म जीव कहा जाता है।
इसे एक कोष की सूक्ष्मजीव इसलिए कहा जाता है, इसे एक कोष की सूक्ष्मजीव इसलिए कहा जाता है प्यारे साथियों, क्योंकि इसके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है। और इसे कॉस्मोपोलिटन मतलब कि सर्व विद्यमान जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हवा में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसे कॉस्मोपोलिटन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि आप जानते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस को इवानोवास्की ने खोजा था, जबकि जीवाणु को ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। दैट्स बाय ल्यूवेनहॉक को अपन क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। ल्यूवेनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। देखो यार, आज के समय ना हम जीवाणुओं को बनाते भी हैं। जरूरी नहीं है कि जीवाणु हमारे लिए नुकसानदायक ही हो। जो जीवाणु हमारे लिए नुकसानदायक हो उसे अपन पैथोजन कहेंगे, लेकिन सभी जीवाणु हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो आज के समय हम जीवाणु को अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में जीवाणु को बनाना बैक्टीरियल कल्चर कहलाता है। आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन कहलाता है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जीवाणु को प्रोड्यूस करना, जीवाणु को बनाना आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कहलाता है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम बनाते हैं, है ना। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, बेवरेज इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के लिए भी हम जो है इसका जीवाणु का यूज़ करते हैं, है ना। बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं, है ना। और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो बैक्टीरियल कल्चर भी हम आजकल कर रहे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बैक्टीरिया का सबसे पहले कल्चर किसने किया? फर्स्ट बैक्टीरियल कल्चर किसने किया? तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु का सबसे पहला कृत्रिम संवर्धन किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट मार्क करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब जीवाणु को हम कई आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे हमने विषाणु के प्रकार देखे थे, वैसे जीवाणु के प्रकार हैं। जीवाणु को हम एक तो देखते हैं प्यारे बच्चों उनके आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो जीवाणु को उनके शेप के आधार पर हम देखते हैं। तो शेप के बेसिस पर जीवाणु को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना। आकार के आधार पर हम जीवाणु को 3 भागों में बांटते हैं। अगर जीवाणु का आकार सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो इसे हम कहते हैं बैसिलस। जैसे कि आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस। अगर किसी भी जीवाणु के पीछे बैसिलस लग जाए तो समझ जाओ कि इसका आकार सिलेंड्रिकल है। दूसरे होते हैं स्फेरिकल शेप, मतलब कि गोलाकार। अगर किसी जीवाणु का आकार गोल है तो उसे कोकस कहा जाएगा। जैसे डिप्लोकोकस निमोनी, जो निमोनिया का जो जीवाणु होता है वो कोकस होता है। कोकस मतलब कि गोलाकार होता है शेप में। अगर जीवाणु का आकार गोलाकार है तो कोकस कहोगे, सिलेंड्रिकल है तो क्या कहोगे बताओ? बैसिलस कहोगे। और अगर कॉमा शेप है, कॉमा शेप में यदि जीवाणु है, कॉमा शेप में, तो उसे आप कहोगे विब्रियो। जैसे कि विब्रियो कोलोरी, जो हैजा का जीवाणु होता है वो कॉमा शेप्ड होता है ना, इसलिए उसे विब्रियो कहते हैं, विब्रियो कोलोरी। तो आकार के आधार पर ये 3 प्रकार के जीवाणु हमारे होते हैं। अब हम देखेंगे जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों की ट्रिक। तो यदि हमें जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी से बनने वाला क्वेश्चन करना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन कौन सी जीवाणु से होती हैं। तो वायरल डिजीज़ की तो आपको मैंने ट्रिक बता दी कि ए चाचा इन्हें मत डांटो, खरे गाल पर छापो। इस ट्रिक में हमने वायरल डिजीज़ पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ की ट्रिक क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ की ट्रिक है GST पंडित का टीका न्यू है। अब यहाँ पर जी का मतलब है गोनोरिया, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप से ट्रांसफर होती है। एस का मतलब यहाँ पर है सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस। टी का मतलब है टाइफाइड। टी का मतलब यहाँ पर क्या बताओ? टी का मतलब टाइफाइड। टी का मतलब टाइफाइड है। पंडित का जो पा है, इस पा का मतलब है प्लेग। डी मतलब है डिप्थीरिया। डी मतलब है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। यहाँ ता का मतलब है तपेदिक। और अब जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि टीबी को तपेदिक कहा जाता है। यहाँ का मतलब क्या है बताओ? का मतलब है काली खांसी। टी का मतलब है टिटेनस। का मतलब है कुष्ठ रोग।
जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं। का मतलब है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है। का मतलब कुष्ठ रोग है, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं। न्यू का मतलब है निमोनिया, न्यू का मतलब है निमोनिया। और है का मतलब है हैजा, है का मतलब यहाँ पर क्या बताओ, हैजा से है। तो गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक मतलब टीबी, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये महत्वपूर्ण बीमारियां हैं जो जीवाणु द्वारा होती हैं। अब इन सबको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले इनका ब्रीफ डिस्कशन देखते हैं। तो पहले इन पर ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। तो ब्रीफ डिस्कशन ये है कि कौन सी बीमारी से गोनोरिया है, ये निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होती है और ये हमारे मूत्र मार्ग, मलाशय इत्यादि को प्रभावित करती है। दूसरा है सिफिलिस, सिफिलिस ट्रेपोनोसोमा पैलेडियम नामक जीवाणु से होती है और इसमें हमारा सिस्न, सिस्न मतलब कि पेनिस और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन मार्ग अफेक्टेड हो जाता है। टाइफाइड, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, इसमें आते इंटेस्टाइन अफेक्ट होती हैं। प्लेग जो होता है ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। डिप्थीरिया कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है, इसमें श्वास नली प्रभावित होती है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। काली खांसी बॉर्डीटूला पर्टुसिस होती है, इसमें श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटनेस, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, नाड़ी संस्थान प्रभावित हो जाता है। कुष्ठ जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रोसिस होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र, ठीक है, त्वचा प्रभावित होती है। निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। और हैजा जो होता है, हैजा विब्रियो कोलोरी से होता है, इसमें आंतें प्रभावित होती हैं, आंतें। तो हैजा में आंतें प्रभावित होती हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, आइए। तो अब एक एक करके इनको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अब एक एक करके इनको पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे गोनोरिया, सबसे पहले गोनोरिया की चर्चा करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आपके साथ गोनोरिया की चर्चा करेंगे, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले गोनोरिया को पढ़ते हैं। तो गोनोरिया जो है ये एक प्रकार की यौन संबंधों द्वारा संचरित होने वाली जीवाणु जनित बीमारी है। तो पहली चीज सर काय से होती है, जीवाणु से होती है। कैसे फैलती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप से फैलती है। कौन सा जीवाणु के कारण होती है सर, निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होती है, निसेरिया गोनोरिया। सर किसको प्रभावित करती है, मूत्र मार्ग और गुप्तांगों को प्रभावित करती है। अगर इसका इलाज ना, ये सर महिला व पुरुष दोनों में हो सकती है, मेल व फीमेल दोनों में हो सकती है। इलाज ना किया जाए तो किडनी तक को भी ये प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहली चीज जीवाणु से होती है, कौन से जीवाणु से, निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होती है। किसे प्रभावित करती है, मूत्र मार्ग और गुप्तांगों को प्रभावित करती है। कैसे फैलती है, यौन संबंधों द्वारा फैलती है। बस इतना ही याद रखना है इस बीमारी में, कुछ भी याद नहीं रखना है। अगला सिफिलिस, सिफिलिस और गोनोरिया लगभग एक जैसी बीमारी है। सिफिलिस और गोनोरिया दोनों लगभग एक जैसी बीमारी है, बस इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का अंतर है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि बस इनके कहना चाहिए कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है इनके कारक का अंतर है कि किसके कारण ये होती हैं। तो सिफिलिस भी बैक्टीरिया द्वारा होती है। सिफिलिस होती है प्यारे साथियों ट्रेपोनेमा पैलेडियम। सिफिलिस जो होती है ट्रेपेनोमा पैलेडियम से होती है, ट्रेपोनोमा पैलेडियम से होती है। जबकि गोनोरिया निसेरिया गोनोरिया से होती थी। ये भी जीवाणु द्वारा होती है, गोनोरिया भी जीवाणु से होती थी। ये भी यौन संबंधों से फैलती है, गोनोरिया भी यौन संबंधों से फैलती थी। लेकिन गोनोरिया का कारक था निसेरिया गोनोरिया जीवाणु, इसका कारक है ट्रेपोनेमा जीवाणु, ठीक है। और इसमें हमारे सेक्सुअल ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, इसमें भी गुप्तांग प्रभावित होते हैं। अच्छा, सिफिलिस का पता लगाने के लिए, सिफिलिस नामक बीमारी का पता लगाने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट का नाम होता है वॉशरमैन टेस्ट। तो वॉशरमैन टेस्ट के द्वारा हम सिफिलिस नामक बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलो इस तरीके से आप देखते हो सिफिलिस नामक बीमारी में हमारे गुप्तांगों के आसपास फुंसियां वगैरह देखने को मिल सकती हैं। अगली जो बीमारी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बीमारी है, मोस्ट आईएमपी बीमारी है, बहुत बार पूछी जाती है आपसे, बहुत अधिक बार पूछे जाने वाली बीमारी है, जिसका नाम है टाइफाइड। तो टाइफाइड जो बीमारी है प्यारे बच्चों, ये दूषित जल कंटामिनेटेड वाटर को पीने से फैलती है। सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि टाइफाइड कैसे फैलती है। तो टाइफाइड एक कंटामिनेटेड वाटर को, दूषित जल को पीने से फैलने वाली बीमारी है। कैसे होती है, इस साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होती है। कैसे होती है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होती है। तो दूषित जल को पीने से फैलती है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होती है। किसे प्रभावित करती है सर, ये हमारी इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ पेपर में बनते हैं, ध्यान से सुनते जाना, सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। ये
जो है जीवाणु से होती है। कौन सा जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफोसा से होती है। कैसे हमारे शरीर में आती है? ये जल, दूषित जल को पीने से फैलती है। ये जल द्वारा होने वाली बीमारी है। और जल द्वारा होने वाली जो अधिकांश बीमारी होती हैं वो हमारे लीवर और आंतों को प्रभावित करती हैं। तो ये बीमारी हमारी इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगी। अब ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है और इस बीमारी से बचाव के लिए हमें एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। तो टाइफाइड पर जो सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक है वो है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब की सब क्या होती है? एंटीबायोटिक्स टैबलेट होती हैं। तो टाइफाइड पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक, इफेक्टेड होती है टाइफाइड पर। अच्छा, टाइफाइड से बचाव के लिए हम एक आजकल टीका लगाने लगे हैं। आजकल बच्चा पैदा होता है तो उसे टाइफाइड से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका? टाइफाइड से बचाव के लिए हम लगाते हैं TAB का टीका। TAB मतलब होता है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड A एंड B वैक्सीन। ये TAB का फुल फॉर्म है टाइफाइड, T से टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, A से A और B से B और वैक्सीन, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड A एंड B वैक्सीन। तो आपसे कई बार क्वेश्चन व्यापम में और बहुत विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है कि टैब का टीका किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो जो TAB का टीका हम लगाते हैं, जो टैब का टीका लगाते हैं हम, वो टाइफाइड से बचाव के लिए लगाते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जो सबको पता होगा, कई बार हमने कराया भी होगा, बिडाल टेस्ट। तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? बिडाल टेस्ट करते हैं। बिडाल टेस्ट किया जाता है हमारा टाइफाइड नामक बीमारी का पता लगाने के लिए। आ जाओ, अगली जो इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसे हम कहेंगे प्लेग। तो टाइफाइड के बाद अगली महत्वपूर्ण बीमारी जो हमारी है वो क्या है बताओ? प्लेग है। तो प्लेग पर चर्चा करते हैं आपके साथ, आइए। तो प्लेग की यदि हम चर्चा करें तो ये भी एक प्रकार की जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया। तो ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होती है और इस बीमारी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? प्लेग किससे होता है? जीवाणु से होता है। सर कौन से जीवाणु से होता है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। 2 क्वेश्चन। प्लेग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तीसरा क्वेश्चन। प्लेग में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। 14 क्वेश्चन। प्लेग नामक बीमारी से बचाव के लिए हम कई बार सल्फर ड्रग्स का यूज़ कर लेते हैं। सल्फर ड्रग्स क्या है वो कभी हम आपका ड्रग्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, इसमें हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अभी मैंने बताया था क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग करते हैं इसके लिए। किसके लिए बताओ? अभी बताया था क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड के लिए करते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं, प्लेग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आपके साथ चर्चा करते हैं प्यारे साथियों कि ये जो बीमारी होती है इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। ठीक है, और इस बीमारी का पता लगाने के लिए हम बेसन स्टेन टेस्ट करते हैं। तो बेसन स्टेन टेस्ट किया जाता है प्लेग का पता लगाने के लिए, है ना। तो ये बीमारी थी जो जीवाणु द्वारा होती थी। जीवाणु द्वारा होने वाली एक और बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है क्या बताओ? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे और ध्यान से नोट करेंगे। तो जीवाणु द्वारा होने वाली 2 बीमारी और हैं, एक तो टीबी और दूसरा क्या है बताओ? हैजा। तो एक तो टीबी हो गई, दूसरा हैजा हो गया। तो जीवाणु द्वारा होने वाली 1-2 बीमारी और हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जीवाणु द्वारा होने वाली 2 बीमारी और आपको पढ़ना है, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। जीवाणु द्वारा होने वाली 2 बीमारी और आपको पढ़नी है, उनके बारे में बता दे रहा हूँ, आ जाओ। तो जीवाणु द्वारा होने वाली 2 बीमारी और पढ़ दो आप। ठीक है, आइए। देखिए, तो एक बीमारी जीवाणु द्वारा होने वाली क्या है बताओ? टीबी है। टीबी के बारे में जान लो। टीबी इसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होती है। ठीक है, और किस अंग को प्रभावित करती है? इसमें प्रभावित अंग क्या है? इसमें प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। लेकिन फेफड़े के साथ साथ ये लोअर ऑर्गन और अपर ऑर्गन को भी प्रभावित कर सकती है यदि टीबी बिगड़ जाए। ठीक है, टीबी जो बीमारी है ना, इस बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो परीक्षण, इस बीमारी का पता लगाने के लिए। तो टीबी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है आजकल, कौन सा टेस्ट करते हैं अपन? तो इस बीमारी का पता लगाने के लिए अपन मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं।
मोनटॉक्स टेस्ट किया जाता है। मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं अपन इसका पता लगाने के लिए। टीबी से बचाव के लिए आजकल हमने वैक्सीन भी बना ली है। टीबी से बचाव के लिए आजकल हमने टीका भी बनाया है। टीबी से बचाव के लिए बच्चों के लिए लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, है ना, बाल्यावस्था की टीबी को बचाने के लिए, चाइल्ड एज की टीबी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टीका लगाते हैं। कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी। आपसे कई बार पूछा जाता है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। कौन से अंग को प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है। किसके कारण होती है? जीवाणु के द्वारा। कौन से जीवाणु के द्वारा? ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। इस बीमारी के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं टीबी का पता लगाने के लिए। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं। ठीक है। अब टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है, तो आपसे पूछा जाता है कि टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस। तो ध्यान रखिएगा, विश्व टीबी दिवस। जैसे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, ऐसे विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है ताकि टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। तो विश्व टीबी दिवस हम मनाते हैं 24 मार्च को। ध्यान रखिएगा, 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। तो ये टीबी द्वारा, टीबी से पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। अब एक और बीमारी है प्यारे बच्चों, निमोनिया। तो निमोनिया आप जान ही चुके हो, निमोनिया के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। निमोनिया के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। कितने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं? निमोनिया के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डिप्लोकोकस निमोनिया से होती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। और निमोनिया के लिए हमारे पास वैक्सीन है। निमोनिया के लिए हमारे पास जो वैक्सीन है वो पीसीवी का वैक्सीन है। तो इसे कहते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। पी मतलब कि न्यूमो, सी मतलब कॉन्जुगेट और वी मतलब वैक्सीन। तो पीसीवी का टीका लगाया जाता है निमोनिया से बचाव के लिए। और निमोनिया जीवाणु से होती है। कौन से जीवाणु से? डिप्लोकोकस निमोनिया से। और किसे प्रभावित करती है? फेफड़ों को। तो निमोनिया से बनने वाले क्वेश्चन सुन लो। पहला क्वेश्चन, निमोनिया किससे होता है? निमोनिया होता है जीवाणु से। कौन से जीवाणु से? डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु से। किसे प्रभावित करता है? फेफड़ों को। निमोनिया से बचाव के लिए क्या लगाया जाता है? पीसीवी का टीका लगाया जाता है। और अगली इंपॉर्टेंट बीमारी है हैजा। अगली इंपॉर्टेंट बीमारी जो आपके साथ है वो क्या बताओ? हैजा। तो हैजा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये भी सुन लो। हैजा किससे होती है? जीवाणु से। सर कौन से जीवाणु से? विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होती है। विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से। हैजा विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होती है। किसको प्रभावित करती है? सर आंतों को प्रभावित करती है। आंतों को प्रभावित करती है। तो ये हैजा से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। तो जीवाणु द्वारा बीमारी और बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है। जो भी साथी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो अभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी 40% का ऑफर आपको मिल रहा है। तो इस 40% के ऑफर के साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो 40% का ऑफर लेने के लिए आपको एक कोड की आवश्यकता लगती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाएंगे, जब भी अनअकैडमी पर आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा। तो आप SA+ कोड को ध्यान रखिएगा। अनअकैडमी में आपको किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो SA+ कोड को आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जब भी डिस्काउंट की आवश्यकता लगे SA+ कोड का यूज़ करिए। अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन पर। तो आज के अपने इस लेक्चर में हमने जीवाणु द्वारा और विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियां देख ली। इसका ही नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे, अभी देखेंगे, आज ही देखेंगे, जिसमें हम प्यारे साथियों आपके साथ कवक द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी के साथ साथ आनुवांशिक बीमारी की भी चर्चा करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिल रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।